एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हाउ वाज योर एग्ज़ाम। मैंने कमेंट सेक्शन में मतलब कम्युनिटी सेक्शन में आप लोगों से पूछा था, बट डोंट इवन सिंगल चाइल्ड, किसी ने भी मेरे को नहीं बताया कि एग्ज़ाम कैसा गया। मतलब लिटरली मैंने तुम लोगों को 1 साल से ज़्यादा पढ़ा है एंड आप लोगों ने किसी ने भी नहीं बताया कि एग्ज़ाम कैसा गया कैसा नहीं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरे को तो ये एग्ज़ाम बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि बिल्कुल भी वेटेज क्लैरिफिकेशन नहीं थी एंड एक ही चैप्टर से 7 क्वेश्चंस हमने पूछे हुए थे। मतलब कोई भी प्रॉपर वेटेज नहीं थी, बहुत चैप्टर लेफ्ट अनटच थे। बिल्कुल ही बेकार पेपर बना हुआ था। ऐसा लग रहा था कि ChatGPT से हमने प्रॉम्प्ट डाली और सारे क्वेश्चंस हमने डाल दिए। या तो आप अपना सिलेबस क्लियर करो। पहली बात तो आपने 14 ईयर्स में कभी भी अर्थवॉर्म और कॉकरोच पूछा नहीं है एंड इस बार तुमने कॉकरोच अर्थवॉर्म सब जगह से क्वेश्चन उठा लिया। फ्रॉग रह गया, उससे भी पूछ लेते। ठीक है, चलो फिर भी मैं बोलती हूँ कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स चलो सिलेबस में है, उन्होंने पूछ लिया। फिर सबसे घटिया चीज़ जो मुझे लगी, डाइवर्सिटी से एक भी क्वेश्चन नहीं है। लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम से मुझे कोई ढंग से क्वेश्चन नहीं मिला। एनिमल किंगडम से कोई क्वेश्चन नहीं है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से क्वेश्चन नहीं है। एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से कोई क्वेश्चन नहीं है। सीधा आपने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से उठाया है, सेल चैप्टर भर भर के दे दिया। बायोमोलिक्यूल से कोई क्वेश्चन नहीं था। उसके बाद सीधा माइटोसिस मियोसिस से तुमने 4-5 क्वेश्चन फ्रेम कर दिए। देन ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट से कोई क्वेश्चन नहीं है। मिनरल न्यूट्रिशन में तुमने इस बार चलो मिनरल्स पूछ लिए, इस बार तुमने नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं पूछा। ठीक है, बट पेपर पैटर्न बहुत बेकार था। फोटोसिंथेसिस से कोई क्वेश्चन नहीं है, रेस्पिरेशन से कोई क्वेश्चन नहीं है। देन उसके बाद प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर से तुमने 2-3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, चलो कुछ तो पूछा। फिर उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी भी बहुत अनप्रेडिक्टेबल थी। मतलब नर्वस सिस्टम से ही पूछा हुआ है एक क्वेश्चन, मतलब आपको उससे आया था। रेस्पिरेशन से, डाइजेशन से कोई क्वेश्चन नहीं है। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम से, हार्मोन से कोई क्वेश्चन ही नहीं है। उसके बाद +2 में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से क्वेश्चन नहीं है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से तुमने उठा के इतने सारे क्वेश्चन पूछ दिए। चलो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की मैं मानती हूँ वेटेज अप एंड डाउन रहती है, कभी पूछ लेते कभी नहीं पूछते। ठीक है, उसके बाद जेनेटिक्स एंड मोलिकुलर बायोलॉजी से कोई क्वेश्चन नहीं है। मेरे को एक क्वेश्चन दिखा था जिसमें फादर का कुछ लिखा था। मैंने कहा चलो एक क्वेश्चन तो जेनेटिक्स से आया, वो क्वेश्चन भी आपने ऑर्गेनाली के बेसिस पे पूछ लिया। तो मतलब जेनेटिक्स और मोल बायो के बिना पेपर छप कैसे गया। मुझे तो एग्जामिनर से ये पूछना है कितनी हाई वेटेज यूनिट, एंड इसमें बायोटेक्नोलॉजी का वेटेज भी बड़ा बेकार रहा। फिर इकोलॉजी में 4 चैप्टर है एंड उन्होंने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा है, वो भी लॉजिस्टिक इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा था और थोड़े से टर्म्स चेंज कर दी थी कि बच्चा उसमें कन्फ्यूज हो जाए। तो ओवरऑल पेपर बहुत बेकार सेट किया था जिसने भी सेट किया था। फिर इतनी मिस्टेक्स, एक क्वेश्चन था सकट, वो हिंदी में सही लिखा है बट इंग्लिश में आप सकट लिख रहे हो उसको। फिर चलो आपने वो पूछी पेडागोजी, इतनी ईजी पेडागोजी थी ना, इतनी ईजी पेडागोजी थी बायोलॉजी की कि मतलब सारे ऑप्शन पढ़ते ही पता चल रहा था कि कौन सा आंसर है कौन सा आंसर नहीं है। फिर एक क्वेश्चन वो था अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविज्म। तुम पूछना क्या चाहते हो उस क्वेश्चन में, क्लियर तो करो। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट व्हाट कंस्ट्रक्टिविज्म इज़, कुछ ऐसा क्वेश्चन तो बनाओ तो मैं मानूंगी। उसके बाद मतलब वेटेज बहुत बेकार थी। फिर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से क्वेश्चन पूछा, बट ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से इस बार कुछ खास क्वेश्चन मुझे दिखे नहीं। फिर उसके बाद आपका क्रॉप इम्प्रूवमेंट वाले चैप्टर से चलो इस बार क्वेश्चन पूछ लिए यहाँ पे, उसकी भी वेटेज अप एंड डाउन रहती है। तो मतलब ओवरऑल एग्जामिनर सेट करने वाला मतलब ऐसा था कि जो चैप्टर खोला उसमें से 7 क्वेश्चन पूछ दिए, 5 क्वेश्चन पूछ दिए, 4 क्वेश्चन पूछ दिए। मतलब पेपर की सेंस नहीं मुझे बिल्कुल बेकार लगी। हार्डली 50 क्वेश्चन पूछे हैं, वो भी एक ही चैप्टर से उठा के। ऊपर से फिर इतनी ज़्यादा मिस्टेक, इतनी ज़्यादा इंग्लिश में प्रिंटिंग मिस्टेक। मतलब पेपर सेट करते वक्त क्या आपने क्रॉस चेक नहीं किया था उसको। हम तो स्कूल में भी पेपर बनाने से पहले उसको 2 बार चेक करते क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है कोई, मतलब नंबर में प्रॉब्लम तो नहीं है। मतलब आप लोगों ने इतना मतलब ब्लंडर कर रखा है। फिर आपने एक ब्लंडर वो कर रखा था कि आप ईडीएम पूछो और आपने ईडीएम ही मतलब वहाँ पे वो नहीं डाला, ईडीएम ही नहीं डाला। तो बिना ईडीएम के बच्चा क्या टिक लगाएगा। मतलब इतना मतलब उन्होंने बिना चेक करे पेपर डाल रखा है इस बार। मतलब कोई इन्होंने उसके बाद चेक ही नहीं करवाया कि एक बार अगर हमने पेपर बना भी लिया, चलो ChatGPT से भी बनवाया आप लोगों ने पेपर, कम से कम उसको ढंग से चेक तो कर लो। तो ओवरऑल बड़ा बेकार पेपर सेट किया था इस बार जिसने भी पेपर सेट किया था। चलो कुछ क्वेश्चंस हैं तुम्हारे साथ मैं डिस्कस करवा लेती हूँ। मोस्ट ऑफ द बच्चों को ये लगा होगा कि मैम ने जो भी पढ़ाया उसमें से कुछ भी नहीं आया, बट मैं खुद हैरान हूँ कि 10 ईयर में इनफैक्ट हमने इतने हाई लेवल पे तैयारी की थी, इतनी टफ लेवल पे तैयारी की थी कि टफ से टफ क्वेश्चन आ जाए हम अटेम्प्ट कर लेंगे। आप 10 ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन भी सॉल्व करो बेटा, हमने तो उसी हिसाब से एनालिसिस किया था और पेपर बहुत बेकार सेट किया है। मतलब मैं अभी क्वेश्चंस भी बताऊँगी।
चलो, व्हाट हैपन्स इन इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस होता क्या है? तो सबसे पहले तो ये होता है, ये ना आपका ना मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में जो टाइम हमें प्रिपरेशन के लिए मिलता है वो होता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन और रेस्टिंग स्टेज। तो यहाँ से अगर तुम्हें नहीं भी आता होगा तो ऑड वन आउट करके आंसर बहुत इजीली निकल सकता था। तो इंटरकाइनेसिस एक शॉर्ट इंटरवल होता है मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में। ये इंटरफेस को रिजेंबल करता है बट ट्रू इंटरफेस नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती, जबकि हमारे इंटरफेस के स्पेस में डीएनए रेप्लिकेशन होती है। देन ये इतना इजी क्वेश्चन था, 9-10 का बच्चा भी कर दे। हु प्रपोज द सेल लीनिएज थ्योरी बाय स्टेटिंग ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। मैं बिना ऑप्शन देके बता सकती हूँ, रडोल्फ वर्च्यू, क्योंकि इन्होंने फिर आगे एक्सप्लेनेशन भी दे दी। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अगर किसी को ये वाली लाइन याद ना रही हो, वही आपका इसमें आंसर है। फिर जो कार्ल नाजेली है, उन्होंने साइटोलॉजी पे वर्क किया था, क्रोमोसोम्स के काम के ऊपर वर्क किया था। श्वान तो वैसे ही पता है, इन्होंने सेल थ्योरी दी थी। और जो एंटोन वन ल्यूवेनहुक थे, उन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया था, इम्प्रोवाइज्ड माइक्रोस्कोप फॉर द फर्स्ट टाइम। और ये क्वेश्चन 9th क्लास का बच्चा भी कर सकता है, क्योंकि मैंने 9th में इतने अच्छे से पढ़ाया होगा। फिर विच टाइप ऑफ सेल डिविजन इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ कार्टिलेजिनस सेल, मेगाकैरियोसाइट, पैरामीशियम एंड द पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। तो माइटोसिस, देखो पहले इसमें अगर कुछ नहीं आता तो बाइनरी फिशन को निकालो, क्योंकि बाइनरी फिशन सिर्फ बैक्टीरिया से रिलेटेड है, ह्यूमन से रिलेटेड आती है अब नॉर्मल डिवीजन। तो ये पैरामीशियम की जब इसमें बात हो गई ना, तो समझ जाओ कि कोई ज़्यादा खास डिवीजन नहीं है, डायरेक्ट डिवीजन है। तो इसका आंसर होगा अमाइटोसिस। ये तब होती है जब स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होता और टिपिकल स्टेजेस ऑफ माइटोसिस के एब्सेंट होती है, और इसमें एग्जाम्पल्स होते हैं ये, ठीक है। देन द टर्म फाइटो हार्मोन वॉज कॉइंड बाय। ये क्वेश्चन भी इन्होंने DSSB से उठाया होगा, क्योंकि साइंटिस्ट हमेशा DSSB पूछते हैं, अदरवाइज HTET में आज तक तो साइंटिस्ट नहीं पूछे, इस बार इन्होंने पूछ लिए। तो FW वेंट थीमेन। देखो ये क्वेश्चन मैं बोलती हूँ, हर बंदे को नहीं आया होगा, तो इसमें आपको जो सही लगा वो मार्क कर देना। ये मेरे को भी नहीं आता, अगर एज अ स्टूडेंट मैं वहाँ पे बैठती, क्योंकि ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो जो फाइटो हार्मोन है वो किसने दिया था? LG ऑडस ने। ग्रेगोरियन पुर्विस ने वर्नलाइजेशन के ऊपर वर्क किया था। FW वेंट ने ऑक्सिन का नेम डिस्कवर किया था, किसके? एसे के थ्रू। अवीना कर्वेचर एसे के थ्रू। थीमैन ने ऑक्सिन को स्टडी किया था। अब ये तो देखो, इसका आंसर ही आपको इन्होंने क्वेश्चन में दे दिया। An ovule that become curved so that nucellus and embryo sac lie at right angle to the funicle। तो जो राइट एंगल पे लाई करता है उसको हम बोलते हैं हेमीट्रोपस। वही इसका आंसर है, सर्सिनोट्रोपस। एनाट्रोपस क्या होता है? जो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, जिसमें कोई वो नहीं होता। ऑल्टो 180 होता है। सर्सिनो क्या होता है आप बताओ? देखो हेमीट्रोपस में 90 डिग्री, मतलब जो हमारा फ्यूनिकल है वो राइट एंगल मूव कर जाता है। सर्सिनोट्रोपस में ओव्यूल जो है वो कॉइल करता है ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर। एनाट्रोपस में ओव्यूल जो है वो स्ट्रेट होता है 180 डिग्री पे, और ऑर्थोट्रोपस में आपका ओव्यूल स्ट्रेट रहता है। फ्यूनिकल चलाजा माइक्रोफाइल एक ही लाइन में होते हैं। तो इसका आंसर था हेमीट्रोपस, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। देन था रिक्लेमेशन एंड लिटिल लीफ डिसीज आर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ। तो इसका आंसर भी फैक्चुअल था कि जिंक एंड मॉलिब्डेनम एंड NCERT में गिवन था। Then first 5 कार्बन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इन द क्रेब्स साइकिल यूज्ड इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। देखो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था कि अल्फा कीटोग्लूटारेट को ही हम नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में यूज करते हैं। अगर तुम्हें मतलब सारों में से ये भी नहीं पता, तुम्हें इतना पता ना कि नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म सिर्फ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से की है, तो तुम इजीली इसका ऑप्शन निकाल सकते थे बी। देन म्यूरामिक एसिड, ये मेरा थोड़ा सा प्रिंटिंग गलत हो गया है। पहला ऑप्शन था बैक्टीरिया एंड ब्यूग्रीन एल्गे, देन ग्रीन एल्गे, ईस्ट पंजा, फिर ऑल। तो इसमें बैक्टीरिया और ब्यूग्रीन एल्गे दोनों का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है म्यूरामिक एसिड, तो वो दोनों में प्रेजेंट होगा। देन क्वेश्चन था, जब एक सेल को हम मतलब एक सेल स्टॉल हो जाता है, डीएनए रेप्लिकेशन क्लॉक रुक जाती है, तो कौन सा चेक पॉइंट जो है प्रीडोमिनेंटली एक्टिवेटेड होता है? तो यहाँ पे एस फेज चेक पॉइंट या G1S चेक पॉइंट जो है आपका वो स्टॉल होगा, और ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको चेक पॉइंट्स लर्न करने पड़ेंगे। देन वी हैव अ सेल बिकम टर्जिड ड्यू टू। सेल टर्जिड किससे होता है? एंडोस्मोसिस की वजह से, जब उसके अंदर वाटर चला जाता है और जो वॉल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब रिजिड हो जाती है, तो इसलिए इसका आंसर है ऑस्मोसिस। प्लाज्मोलिसिस में बाहर जाता है पानी, एक्सोस्मोसिस में भी पानी बाहर जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब, ये तो सबको ही पता है कि कीमोट्रॉपिक होता है, केमिकल्स के थ्रू होता है, तो इसका आंसर होगा ट्रॉपिक।
ठीक है, ऑटोनोमस नास्टिक टैक्टिक नहीं होगा। और ये 10th क्लास के एनसीईआरटी से उन्होंने क्वेश्चन उठा के दिए हैं। इस बार तो पेपर ही इतना ईजी था ना, मैं क्या बोलूँ। प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2 इन C4 प्लांट कैटेलाइज्ड बाय C4 की जब भी बात आए तो PEP कार्बोक्सिलेज, पेप कार्बोक्सिलेज की बात आती है और कोई एंजाइम की नहीं होगी बात, ठीक है। विच हार्मोन ब्रेक द डोरमेंसी, जब भी हमें डोरमेंसी ब्रेक की बात करनी है किसी भी प्लांट की तो हम गिब्रेलिन का नाम लेंगे। देन वी हैव विच कॉम्बिनेशन इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट नॉट इन एनिमल सेल। तो नॉर्मली जो सेल वॉल है और प्लास्टिड है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। देखो सेल मेम्ब्रेन भी दोनों में कॉमन है, प्लास्टिड प्लांट में प्रेजेंट है पर न्यूक्लियस दोनों में कॉमन है, एंड सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म भी दोनों में कॉमन है। तो इसका आंसर है सेल वॉल एंड प्लास्टिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। तो इसमें है, देखो वो मतलब अनडाइजेस्टेड फूड को डाइजेस्ट करता है वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेली को, प्रोटेक्शन करता है और फूड पार्टिकल्स को ब्रेक करता है, पर फोटोसिंथेसिस हमारे प्लास्टिड परफॉर्म करते हैं। लाइसोसोम का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। अब ये इतना इजी क्वेश्चन बनाया, क्या सोच के क्वेश्चन बनाया था। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली पूछ लेते, ये भी बता दिया है आंसर, मतलब क्वेश्चन में दे दिया कि एटीपी प्रोड्यूस करते हैं और इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल है। तो दो ही ऑर्गेनेली ऐसी हैं जो खुद का जेनेटिक मटेरियल पोजेस करती हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ऑप्शन में है नहीं तो बचा कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया। द ट्रांसफर ऑफ करेक्टरिस्टिक्स सच एज ब्राउन आई और कर्ली हेयर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ। तो सिंपल सी बात है, क्रोमोजोम के ट्रांसफर, क्योंकि क्रोमोजोम जो है हमारा हेरिडिटी मटेरियल का स्मॉल यूनिट है डीएनए आरएनए का, तो अगर वो गिवन नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है क्रोमोजोम ही आएगा यहाँ पे। देन वी हैव द सेल्स इन क्वीजेंट स्टेज ऑफ सेल साइकिल आर, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। तो जी नॉट क्वीजेंट स्टेज जो है वो एक रेस्टिंग स्टेज है, जब सेल लीव कर देता है एक्टिव सेल साइकिल को, पर मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है। अब वो फेज सेल साइकिल का जो सबसे कम टाइम के लिए रहता है ये एम फेज, ये तो नेट में भी क्वेश्चन आया था 2023 में। तो एम फेज जो है वो हमारा सिर्फ 1 घंटे के लिए होता है, तो वो सबसे छोटा फेज है। एंजाइम रिकॉम्बिनेज फंक्शन ड्यूरिंग पैकिस्टीन स्टेज के दौरान जो है रिकॉम्बिनेज एंजाइम काम करता है। अगर ये आपको आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता था तो इसमें आप मतलब जो आपको समझ आए वो लगा देते। अब जाइगोटीन में साइनेप्सिस होती है, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है वहाँ रिकॉम्बिनेशन हो रही है, इसीलिए वहाँ एंजाइम है रिकॉम्बिनेज। डिप्लोटीन में काजमेटा जो है वो विजिबल हो जाते हैं और डायकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन होती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मे बी नेक्स्ट ईयर पूछ ले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डायकाइनेसिस स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। तो यहाँ पे क्रोमेटिन की डिकंडेंसेशन प्रोफेज में कभी भी नहीं होगी। डायकाइनेसिस के दौरान जो क्रोमोसोम है वो ज़्यादा कंडेंस्ड होते हैं। ये तो वैसे भी तुम ऑड वन रूल आउट कर सकते हो, डिकंडेंसेशन किसी में भी नहीं होगी क्योंकि डिकंडेंसेशन हमारी जाके लास्ट में होती है। देन पैरेलल वेनेशन इज फाउंड इन शुगर केन, पीपल, मेज एंड वीट। अगर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर देखा जाए ना तो इसका आंसर मेज है। पीपल आपका वैसे भी यहाँ पे रेटिकुलेट वेनेशन पोजेस करेगा। शुगर केन, वीट में माइट भी आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो, बट जो करेक्टरिस्टिक एनसीईआरटी का अगर एग्जांपल हो तो मेज जो है वो स्टैंडर्ड आंसर है, अदरवाइज ये क्वेश्चन ड्रॉप होगा क्योंकि इसमें 3 आंसर बन सकते हैं। विच टाइप ऑफ टिश्यू फॉर्म्स प्लांट, सॉरी यहाँ पे ग्लैंड्स आएगा। तो यहाँ पे जो तुम्हारा आंसर था ना, ग्लैंड्स जो है वो एपिथेलियल टिश्यू ही बनाते हैं। द हार्वेजियन कैनाल ऑफ मेमेलियन बोन आर कनेक्टेड बाय ट्रांसवर्स कैनाल नोन एज, उस कैनाल का नाम है वोकमैन्स कैनाल। ये क्वेश्चन थोड़ा ग्रेजुएशन बेसिस पे था, बट अगर करा हो तो हो जाता। देन विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट फेरेटिमा। तो अर्थवॉर्म के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ये थ्रू आउट द ईयर कॉपुलेट कर सकते हैं जब भी रेन होती है, ये बात सही है, और जेक्स्टापोजिटरी पोजीशन में होते हैं। ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, डायोशियस नहीं होते, और ये दोनों जगह मूव कर सकते हैं। तो डी तो वैसे ही गलत था। कॉपुलेशन अकर एट नाइट एंड बरूंग अकर ड्यूरिंग रेनी सीजन, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। क्लाइटेलर सेल जो है फेरेटिमा के, वो रिप्रोडक्शन के लिए हमारे स्पेशलाइज्ड होते हैं। कॉकरोच का ब्लड रेस्पिरेटरी पिगमेंट अगर कंटेन नहीं करे तो इसका मतलब ये है कि जो ऑक्सीजन है वो ट्रैक्यूल्स के थ्रू टिश्यू में रीच कर जाएगी, क्योंकि इसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो ट्रैकिया और ट्रैक्यूल से बना होता है, ट्रैक्यूल सिस्टम होता है। अब फर्मेंटेशन का एंड प्रोडक्ट या तो इथेनॉल होता है, मतलब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, या लैक्टिक एसिड होता है। तो इन तीनों में से तो कोई भी नहीं था, तो इसका आंसर है नन ऑफ द दीज।
गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज HCl, ये मैं अभी 10th क्लास के बच्चों को पढ़ा रही हूँ लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में कि जो HCl है वो पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है पेप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए, तो इसका आंसर है HCl। देन वाइब्रेशन इन द ईयर आर एम्पलीफाइड बाय 3 बोन्स, बहुत ईजी आंसर था, हैमर एनुअल स्टिरअप। मतलब पूछ सकते थे थोड़ा टफ क्वेश्चन बैसिलर मेम्ब्रेन और टेक्टोनिक मेम्ब्रेन में जाके, बट ईजी पूछा है इन्होंने। अब ये इतने इजी क्वेश्चन थे। कौन सा रिसेप्टर स्मेल की डिटेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है? ऑल फैक्ट्री। गस्टेटरी जो है वो जीभ पे होते हैं, बोते भी नहीं होगा, और सोमेटोसेंसरी का यहाँ कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो टच, प्रेशर, पेन, टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं। देन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी कंटेन गस्टेटरी रिसेप्टर, तो वो टंग। मतलब एक ही पैराग्राफ से नर्वस सिस्टम के इन्होंने 2 क्वेश्चन बना दिए। देन विच हार्मोन इज डिटेक्टेड इन प्रेगनेंसी किट, DSSB का 2021 का रिपीटेड क्वेश्चन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जो है वो प्रेगनेंसी किट को डिटेक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। इफ काउपर्स ग्लैंड आर रिमूव व्हाट विल बी इफेक्टेड, 2016 में काउपर ग्लैंड पे क्वेश्चन आया था रैबिट में, इस बार ह्यूमन के बेसिस में पूछ लिया। तो अगर काउपर ग्लैंड रिमूव हो जाता तो लुब्रिकेशन इफेक्ट होगी, तो लुब्रिकेशन जो है कॉपुलेशन के दौरान वो अफेक्टेड होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इतना इजी क्वेश्चन। कॉर्निया पहले ही पता है कि आईज का पार्ट है कॉर्निया, तो वो तो होगा ही नहीं, मतलब ये कंफ्यूज कर सकते थे कोई मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यहाँ पर डाल के, फिर भी इन्होंने इतना इजी क्वेश्चन बना दिया। अब शॉर्टेड फेज मेंस्ट्रुअल साइकिल का कौन सा होता है? ओवुलेटरी फेज होता है। ओवुलेटरी फेज जो है हमारा सिर्फ 24 आवर के लिए रहता है। अब वो लेयर ऑफ सेल इमीडिएटली सराउंडिंग द ओवम बट आउटसाइड द जोना पैलिसोइडा कोरोना रेडिएटा, इसका आंसर है। मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा कुछ नहीं होता। थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना जो है वो अंदर की कैविटी के लेयर्स हैं। जर्मिनल एपिथेलियम भी नहीं होगा, लेयर एक ही है, कोरोना रेडिएटा। कैपेसिटेशन, इतना इजी क्वेश्चन कि जब हमारा स्पर्म जब एंटर करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में तो जो चेंजेस होते हैं फर्टिलाइजेशन से पहले उसको कैपेसिटेशन बोलते हैं। Then compared to initial filtrate, the human kidney can produce urine that is approximately, NCERT में लिखा है, जो 40 टाइम मोर कंसनट्रेटेड होता है। ठीक है, विच सब्सटेंस आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द मेडुलरी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो यहाँ पे आंसर है आपका सोडियम क्लोराइड एंड यूरिया। विच एंजाइम कन्वर्ट फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन, इस क्वेश्चन की स्पेलिंग मिस्टेक ही इतनी खराब थी ना, पता नहीं उन्होंने क्या ही कर रखा ना, तो इसमें आपका आंसर होगा थ्रोम्बिन। Suppression of antidiuretic hormone release will directly क्या लिखा है? Suppression of antidiuretic hormone release will directly result in, तो इसका आंसर होगा ADH के सप्रेशन से यूरिन की वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, वाटर रिजॉर्प्शन कम हो जाएगा, डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम हो जाएगी और डिक्रीज ब्लड प्रेशर हो जाएगा। सॉरी बेटा, मेरे पास ना प्रॉपर पेपर नहीं था, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन में गलती है मुझे प्लीज़ वो क्वेश्चन दोबारा भेज देना, मैं दोबारा करवा दूँगी। जैसा मेरे पास पेपर था मैंने उससे या ChatGPT से एक्सट्रैक्ट करवाने की कोशिश की है, तो कुछ मिस्टेक्स मेरे पेपर में भी होगी, मैं मान रही हूँ। वट इज़ टोटल वॉल्यूम अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, तो इतना ईजी क्वेश्चन था। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। फिर है विच केमिकल एजेंट इज़ यूज फॉर फर्मिगेशन, तो इसका आंसर है फॉर्मल्डेहाइड गैस जो है वो फर्मिगेशन और स्टरिलाइजेशन के लिए यूज़ होती है। अब पुसा गौरव वो किसकी डिसीज रेसिस्टेंट वैरायटी है, तो इसका आंसर है काउपी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन, यही पूछ लेते बायोफोर्टिफिकेशन होती क्या है, इतने ईजी क्वेश्चन पूछे ना इस बार। इम्प्रूव नहीं करता ये रेसिस्टेंस को, ये न्यूट्रिएंट कंटेंट इंक्रीज करता है, प्रोटीन कंटेंट यूज़ करता है, विटामिन कंटेंट इंक्रीज करता है। वट इज़ मेन पर्पस ऑफ लेबोरेटरी वर्क इन बायोलॉजी, ताकि हम बच्चों में साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप कर सकें। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविज्म, ये वाला क्वेश्चन था मैंने सही किया है। लर्निंग अकर्स बाय, पहले ही नॉलेज को अगर हम प्रायरली बना ले तो बिल्डिंग ऑन प्रायर नॉलेज हम कंस्ट्रक्टिविज्म को यूज़ कर सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का क्या इंपॉर्टेंस है बायोलॉजी में? साइंटिफिक प्रोसेसेस को विजुअलाइज करना। शक्कर कहाँ पे पाए जाते हैं? साइनोडॉन में, ये पहले चैप्टर होता था 12th में, फर्स्ट चैप्टर, ये उसमें से पूछा हुआ है। अब इन्होंने कट करके 9th 10th में रख दिया रिप्रोडक्शन। व्हाट मेंटेन द शेप ऑफ प्लांट सेल? अगेन रिपीटेड, टर्गर प्रेशर। देन ब्राउन रोट ऑफ ग्रेप, ये क्वेश्चन माइट भी नहीं आता हो, मेरे को भी नहीं आता अगर मैं आपकी जगह बैठी होती। ब्राउन रोट ऑफ ग्रेप इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ बोरॉन। इन C4 प्लांट केल्विन साइकिल एंजाइम आर प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ, तो यहाँ पे याद रखना बंडल शीथ सेल्स। देन इन कैप्सेला द पॉलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल, दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पोरोगैमी। पॉलन ट्यूब अगर माइक्रोपाइल से एंटर होगा तो पोरोगैमी बोलेंगे, इंटेग्यूमेंट से होगा तो मीजोगैमी, चलाजा से तो चलाजोगैमी।
व्हाट इज़ मेन ऑफ एम ऑफ बायोलॉजी टीचिंग, साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करना। व्हाट डज एक्टिव लर्निंग मीन, स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करे उस लर्निंग प्रोसेस में। आप खुद से ही पढ़ोगे ना, हंसी आ जाएगी। ये तो इतने मुफ्त के नंबर दिए ना इस बार इन्होंने बायोलॉजी के पेडागोजी में। देन विच सब्सटेंस आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग कंसनट्रेशन ग्रेडियंट किडनी। तो देखो यूरिया और सोडियम क्लोराइड जो है वो मेन फंक्शन परफॉर्म करते हैं कंसनट्रेशन ग्रेडियंट किडनी में मेंटेन करने के लिए। देन वी हैव विच माइक्रोब इज कॉमनली यूज फॉर बायोरेमेडिएशन। तो एक ही तो मेंशन है, स्यूडोमोनास पुटिडा, एनसीईआरटी में, वही तुमने पूछ लिया। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम डिसीज कॉज करता है, एस्चेरिचिया कोलाई भी डिसीज कॉज करते हैं, ट्राइपैनोसोमा क्रूजाई, या यहाँ पे शायद उन्होंने कुछ और लिखा था बट वो समझ ही नहीं आ रही थी स्पेलिंग मेरे को बिल्कुल भी उस पेपर में, क्योंकि वो स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा थी उस पेपर में। देन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड स्पॉइलेज। देखो जो लैक है आपका, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ये तो इनोकुलम की तरह काम करता है दही जमाने में। फिर है क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज़, तो क्लोस्ट्रीडियम हेल्प भी कर सकता है, फूड स्पॉइल प्रॉपर नहीं करता। टॉक्सोप्लाज्मा कोनाडे जो है वो आपका पैरासाइट है। सैल्मोनेला एंट्रिका यहाँ पे आंसर है क्योंकि वो फूड पॉइजनिंग करता है। देन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैन बी मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड एज, तो इसका आंसर आपका सी आएगा, पहला नहीं होता। और सेकेंड वाली इक्वेशन में प्लस गलत है और डी भी गलत है, तो सी इसका आंसर है। ठीक है, अब अगर इस पेपर में आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। ओवरऑल पेपर मैं इजी ही बोलूँगी, मॉडरेट भी कम ही बोलूँगी। 2 क्वेश्चन हार्डली, उसको मॉडरेट में मैं क्या ही रखूँ। डिफ़िकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं था, एमएससी बीएससी लेवल पे बिल्कुल नहीं गए, ऐसा लग रहा था एनसीईआरटी उठा उठा के पूछ दिए। सेल बायोलॉजी और सेल साइकिल इस बार इतना ज़्यादा पूछा हुआ है। प्लांट फिजियोलॉजी भी इजी था, ह्यूमन फिजियोलॉजी से तो क्वेश्चन ही गिने चुने थे, सेंसेस उसी से 2 क्वेश्चन बना के दे दिए। रिप्रोडक्शन में प्लांट्स की तो तुमने पूछी ही नहीं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे क्वेश्चन थे। जेनेटिक्स इकोलॉजी तो आई ही नहीं इस बार, और बायोटेक्नोलॉजी पे कोई क्वेश्चन नहीं दिखा मेरे को। तो मुझे तो बिल्कुल ये पेपर पसंद नहीं आया, करवाते हुए भी मुझे ऐसा लग रहा है मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा पढ़ा दिया। अब जो भी हो भगवान जाने, इस बार बच्चे बोल रहे हैं सील भी टूटी हुई थी, हमारा अलग से मिली। पेपर बहुत गंदे तरीके से इन्होंने इस बार कंडक्ट करवाया है। रीटेस्ट क्या ही करेंगे इस एलिजिबिलिटी टेस्ट का। मैं मानती हूँ बच्चे इतने सालों से देते हैं, बट अगर पेपर लीक भी हुआ है, एलिजिबिलिटी हुई है एचपीएससी, तो वो बच्चे फिर भी नहीं कर पाएंगे अगर किसी ने लीक करवाया। तो आई डोंट नो कि पेपर लीक हुआ है नहीं हुआ है, बट बहुत ही बेकार अरेंजमेंट थी इस बार पेपर की। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर कोई भी अभी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। दिस इज़ फ्रॉम माई साइड एनालिसिस ऑफ पीजीटी बायोलॉजी। और मुझे पेपर बिल्कुल पसंद नहीं आया। टीजीटी का पेपर इससे भी इजी था, इस बार केमिस्ट्री की वेटेज हाई थी, साइंस बहुत इजी पूछी हुई थी, मतलब अच्छा खासा आप उसमें भी स्कोर कर सकते हैं।